डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है स्प्लिटिंग के बाद, इन्हें कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में। देखो, हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, या तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब रहता है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, यानी जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, याद रखना। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम और एक भी नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरा जो टाइप कॉम्प्लेक्स बनता है वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी स्पिन पियर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पे डी सबशेल्स में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पियर्ड रहते हैं, पियर्ड हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं। अब ये वीक फील्ड क्या है और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, ये एक्चुअली लीगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लीगेंड कैसा है। लीगेंड इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है कि वीक फील्ड लीगेंड है। अब लीगेंड की जो कंडीशन है वो भी चेंज हो जाती है मेटल के अकॉर्डिंग, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, वो मैं दिखाऊंगा कि फील्ड चेंज कैसे होता है, यानी किस किस चीज पे फील्ड डिपेंड करता है। यानी हाई स्पिन फील्ड कब बनता है और लो स्पिन फील्ड कब बनता है, या मैं बोलूंगा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे आज। ठीक है, देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे डेल्टा ओ जो है ना वो लार्ज हो जाएगा, यानी वहां जहां पे डेल्टा ओ लार्ज होता है वो कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी वहां पे पियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है। और डेल्टा ओ जहां पे स्मॉल हो वो बन जाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपियर्ड रहने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताऊंगा डेल्टा ओ से क्या होता है। सपोज ये एक डी सिस्टम है, यहाँ पे भी एक डी सिस्टम है, ये वीक फील्ड में है, ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी स्प्लिटिंग हुई है T2G और EG में, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग हुई है। वीक फील्ड में डेल्टा ओ ये जो गैप है ना ये कम है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये गैप बढ़ जाती है, यानी इनकी दूरी बढ़ जाती है। क्लियर? तो इससे क्या होता है, सपोज मेरे पास में अब ये एक मेटल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज है 6 इलेक्ट्रॉन। सपोज मैं बनाता हूँ D6 सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब अगर ये वीक फील्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी ये 3 जो है ना ये जब सिंगली फील्ड होंगे उसके बाद में इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है कम है। एनर्जी कम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ जंप करता है, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है यहाँ जाने की। So we can say energy difference between T2G and EG is small, या मैं कहूँगा कि ये तकरीबन सेम एनर्जी लेवल में रहते हैं, तकरीबन एग्जैक्टली नहीं रहते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है बस। ठीक है, इन्हें 6 इलेक्ट्रॉन जो ना इजीली ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और छठा फिर यहाँ पे। ठीक, लेकिन अगर यही 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रहती है। इन इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो ऊपर जंप कर जाए, यानी वो जंप नहीं कर पाता, इसलिए वो यहीं पे रुक जाता है। इधर 5, छठा भी यहीं पे रुकता है, सॉरी 5वां भी रुकता है, छठा भी, तो ये खाली रह जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भर गए, उसके बाद में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा तब पेयरिंग हो गई। यहाँ पे पहले ही पेयरिंग हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाता, क्योंकि डेल्टा ओ ज्यादा है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऐसा होता है। क्लियर? अब देखो, अब अगर हम हमारे पास में दूसरे कोई सिस्टम से, सपोज मेरे पास में D1 से लेके D3 सिस्टम, सपोज अगर D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो सीधा इसमें जाएगा, D2 तब भी इसी में जाएगा, D3 तब भी इसी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे जाने के चांसेस वैसे भी कम है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते तो तीनों के तीनों इसी में जाते, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है, सपोज 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन, अप टू 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2
3, ठीक। चौथा जाएगा यहाँ पे, पांचवा जाएगा यहाँ पे, छठा अगर इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, सपोज हमने 7 इलेक्ट्रॉन तक गिनेंगे हम, अगर छठा इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ जाएगा, सातवां जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो यहाँ पे डेल्टा ओ ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3, चौथा यहाँ जाना चाहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता, इसलिए ये यहीं पे रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रुक गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक गया, छठा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे रुक गया। अब सातवें को मजबूरन यहाँ पे जाना पड़ेगा, मजबूरन यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है अब, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पेयर अप हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए, इसीलिए मैं बोलूँगा इसको ये हाई स्पिन है और ये वाला लो स्पिन है। ऊपर में भी ऐसा ही, हाई स्पिन लो स्पिन, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ मैं बोलूँगा स्पिन फ्री स्पिन पेयर्ड, यानी यहाँ पे पेयरिंग ज़्यादा होती है। अब सपोज हमारे पास में D8 से लेके D10 सिस्टम तक है, तो तब क्या होगा? अगर सपोज डी सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा जाएगा यहाँ पे, पांचवा जाएगा यहाँ पे, फिर छठा इसमें, सातवां इसमें और आठवां इसमें, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, जब यहाँ पे बचेंगे इलेक्ट्रॉन तब यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे D8 से लेके D10 तक, D8 से D10 तक, यहाँ पे आपको पेयरिंग में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसी तरह से D3 तक, D1 से लेके D3 तक, वहां पे भी आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। लेकिन D4 से लेके D7 तक आपको फर्क नजर आएगा, तो वो देख लेना, ठीक है। वो चीज ध्यान में रखना, याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग पहले होती है, उसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन जब बचता है तो EG में जाता है, ठीक है। लेकिन वीक फील्ड में पहले EG में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, T2G में मतलब सिंगल फिलिंग के बाद में EG में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो वापस कहाँ पे जाता है? T2G में। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है और वीक फील्ड कौन सा। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने पड़ेंगे, यानी याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें चाहे आपका मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लेकिन किन के साथ में? हैलाइड्स के साथ में। यानी हैलाइड्स के साथ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में अगर आपका मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो हमेशा हाई स्पिन रहेगा अगर लिगेंड्स आयोडाइड से लेके NH3 तक, यानी अमोनिया तक, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहां पे वहां तक कोई भी अगर लिगेंड आता है तो वो एक्ट करते हैं एज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं वहां पे अप टू अमोनिया, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अमोनिया से ऊपर अगर आप जाएंगे, सपोज अपने CnCO या PPH फॉस्फीन वगैरह या कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, उस सूरत में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाता है, ठीक है। अब और एक तीसरा पॉइंट, अगर कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो हमेशा लो स्पिन रहेगा। मैं बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स के साथ में वो लो स्पिन रहेगा, लेकिन कुछ को छोड़ के। अब उसमें से कौन कौन सा है? जैसे हैलाइड से हमारे पास में, या हमारे पास में सल्फाइड लिगेंड रहता है, या थायोसाइनाइड लिगेंड रहता है। ऐसे लिगेंड्स के साथ में कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, या मैं बोलूंगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन बाकी सब लिगेंड्स के साथ में बनाता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये बात याद रख लेना। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आप याद रखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, +4 में, तो हमेशा के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी वहां पे फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा +4 में। चाहे लिगेंड कोई भी हो तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। इसी तरह से जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स रहते हैं, यानी 4D और 5D, वो भी हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, या मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और इसी के साथ में और एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक लिगेंड्स भी या फॉस्फीन लिगेंड्स जो रहते हैं
वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास में कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव है यहाँ पे ये, लेकिन लिगेंड जो है वो फ्लोराइड लिगेंड है। क्लियर? तो हैलाइड्स के साथ में हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि ये बन जाता है वीक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम T2G और EG देखेंगे, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने इसमें, क्योंकि कोबाल्ट ट्राइपॉज D6 सिस्टम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और छठा जाएगा इसमें। ठीक है, यानी इसमें आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्लियर? या मैं बोल सकता हूँ ऐसे T2G में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम रोडियम पे। रोडियम का भी कॉम्प्लेक्स फ्लोराइड के साथ में, लेकिन रोडियम जो है ना ये D4 जो 4D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है ये, या मैं बोलूँगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज का एलिमेंट है। तो इसके साथ में कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि ये कोबाल्ट फैमिली का ही एलिमेंट है रोडियम भी, लेकिन इन दोनों में फर्क आएगा। यहाँ पे फ्लोराइड वीक लिगेंड कहलाएगा, लेकिन रोडियम की प्रेजेंस में यही फ्लोराइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनेगा तो पेयरिंग होगी, यानी पहले T2G में बराबर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद में अगर कोई बचता है तो वो जाएगा EG में। तो बचता तो कोई नहीं, EG में जाएगा 0, T2G में जाएंगे 6। क्लियर? अब यहाँ पे कोबाल्ट देखेंगे हम। कोबाल्ट का देखो, कोबाल्ट अगर हम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे तब अमोनिया जो है, अमोनिया उस वक्त बन जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन अगर हम यही कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे तो ये बन जाएगा वीक लिगेंड। क्लियर? इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये वाला है वीक फील्ड। क्लियर? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। इसमें पहले T2G में जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 2 3, उसके बाद में EG में जाएंगे 2, उसके बाद में जो छठा बचता है वो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा T2G4 EG में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब अगर हम ये D7 वाला सिस्टम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D7 में ये वीक फील्ड है, तो यहाँ पे पहले जाएगा T2G में 3, उसके बाद में EG में 2, उसके बाद में जो बचेगा वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा T2G में वापस। यानी इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड था, सॉरी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में 6 और EG में 0, तो यहाँ पे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आपका फील्ड वीक है तो वीक में कैसा जाएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में ये 7, यानी T2G में यहाँ पे जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और EG में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब लेते हैं हम ये निकल का K2NiF6, तो इसका मतलब निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 में हमेशा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगी फिर T2G में 6 और EG में 0। क्लियर? यहाँ पे कोबाल्ट और वाटर, तो ये होगा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन से 7, तो मैं बोलूँगा T2G में पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, T2G और EG में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन से पहले यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद में यहाँ पे 1 और 2 हो गए 5, उसके बाद में जो बाकी बचते वो जाएंगे यहाँ पे, यानी T2G में जाएंगे 5 और EG में जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे FeCN 6 4 नेगेटिव, CN जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी T2G में जाएंगे 6 और EG में जाएगा 0। क्लियर? तो ये घर पे भी ट्राई कर लेना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।